चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल खबर है? मैंने कहा था कि संडे को, सॉरी, शनिवार को हमारी क्लास 2 बजे तक चलेगी। बिल्कुल, मैंने कहा था 2 दिन पहले। तो आज हमारी क्लास 2 बजे तक चलेगी। आज ये चैप्टर खत्म कर देना है। चलो, कल की क्लास में हम लोगों ने एमपीएस, एमपीसी, एमपीसी को समझ लिया था काफी अच्छे से। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपके नोट्स में डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, उसको जरा आप पढ़ लेना। तो आपने उसको पढ़ लिया होगा, उसमें कोई समस्या वाली बात ऐसी है नहीं। आज मैं आपको दो चीजों को और समझाने वाला हूं इसी से संबंधित। वो है रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला हूं आज। किसके बारे में बताने वाला हूं? कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। अरे अरे, क्या मैं इस मुस्कुराहट की वजह जान सकता हूं? हाँ हाँ हाँ। तो बच्चों, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अरे, हर्षित कितना प्यार से मुस्कुरा रहा है। इधर वर्षा मुस्कुरा रही है, उधर वो क्या नाम था, स्वाति मास्क के अंदर मुस्कुरा रही है। मास्क मास्क के अंदर मुस्कुरा रही है। चलो, लेकिन तुम्हारी गंदी सोच को अब मैं ठीक करता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच? हाँ, एमपीसी एंड एपी, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एपीसी। अच्छा, अभी मैं आपको वो नहीं पढ़ाया हो ना, एपीएस और एमपीएस? अच्छा, नहीं पढ़ाया हूं तो एक काम करो, इसके बाद इस चीज को समझ लेंगे। क्योंकि एस वाले के साथ आएगा एमपीएस और एपीसी, इस तरीके से आएगा। तो पहले हम लोग आज प्रोपेंसिटी टू सेव समझ लेते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। इसको समझने के पहले हम लोग प्रोपेंसिटी टू सेव पहले समझ लेते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव, हाँ, मैं कुछ सवाल तब तक पूछ लेता हूं जब तक मैं रिफिल कर रहा हूं। चलो, पीछे आदित्य, एस बराबर 0 को कौन सा पॉइंट कहा जाता है? हाँ हाँ, कौन सा पॉइंट कहा जाता है? हाँ भाई, हाँ समीर, एस इज इक्वल टू 0, कौन सा पॉइंट? हाँ, क्या इक्वल हो जाता है? यस, मैं जिक्र किया था ब्रेक इवन पॉइंट जैसी कोई चीज, याद है आपको? और ब्रेक इवन पॉइंट पर मैंने बताया था कि क्या होता है, सी बराबर वाई होता है। तो सी बराबर वाई का मतलब क्या हुआ? एस बराबर 0। तो सवाल को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे पूछ लिया।
तो याद रखो कि जब एस जीरो हो, सेविंग जीरो हो, वो बात कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट की। नोट्स को जरा एक बार खोलो, नोट्स में क्या है, सेविंग फंक्शन जैसी कोई बात लिखी है क्या? लिखी है, आओ जरा उसको देखते हैं। सेविंग फंक्शन लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। सेविंग फंक्शन शोज द, जैसे कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन हमको क्या बताता था? यस, कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। उसी तरीके से सेविंग फंक्शन हमको क्या बताएगा? सेविंग फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम या इनकम। देखो उसके बाद डेरिवेशन दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू एफ वाई, वेयर एस इज इक्वल टू सेविंग, एफ इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन और वाई इज इक्वल टू इनकम। अच्छा, अच्छा उसी को देखो एक और डेरिवेशन लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। न्यूमेरिकल सवाल बनाते वक्त इस डेरिवेशन का इस्तेमाल होगा। पिछले कॉन्सेप्ट में कंजम्पशन फंक्शन में एक मैंने लिखवाया था, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस 1 माइनस सॉरी बी वाई इज इक्वल टू बी वाई। और जहां मैंने बी को कहा था, वेयर बी हमारा क्या था? वेयर बी था एमपीसी। तो यहां जो 1 माइनस बी हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एमपीएस। ठीक है, तो 1 माइनस बी को देखो, 1 माइनस बी को क्या लिखा हुआ है? अंडरलाइन करके नीचे लिखा हुआ है छोटा सा एमपीएस, और बी के ऊपर एरो बना के ऊपर लिखा हुआ है बी क्या है? एमपीसी। इसका मतलब 1 में से अगर एमपीसी घटाएंगे तो क्या आएगा? एमपीएस आएगा। इसी से आगे डेरिवेशन भी तैयार हो जाएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो वहीं से ये डेरिवेशन निकल के आ रहा है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करेंगे तो ये चीजें आपको मदद करेंगी। ये अच्छा, बस यहाँ सेविंग में जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो नेगेटिव लग गया। अभी हम शेड्यूल बनाएंगे तो वहां हमको पता चल जाएगा। जरा डायग्राम देखो, डायग्राम देखने में देखो, जो सेविंग कर्व है वो एक्स एक्सिस के नीचे भी आ गया है, जो डायग्राम आपको बनाया गया है। अच्छा, लेकिन इस डायग्राम के पहले शेड्यूल नहीं दिया हुआ है ना? तो आप एक काम करो, इस डायग्राम में ये वाला जितना एरिया खाली है ना, ये वाला एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 के नीचे कुछ जगह खाली है, 6 लाइन, उतने में ही आप 3 कॉलम का छोटा सा शेड्यूल बना लो कि आपको डायग्राम में हेल्प कर देगा। और शेड्यूल में कुछ नहीं बनाना, बस छोटा सा 3 कॉलम का शेड्यूल, छोटा सा। एक रहेगा क्या? इनकम, एक रहेगा कंजम्पशन, तीसरा रहेगा सेविंग। और इनकम वही ले लो, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 500 तक ही रहने दो अगर जगह कम है तो। कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440, 440। सेविंग निकाल लो, -40, -20, 0, 20, 30, 400, हाँ 40 और 60। तो जब तुम कर्व बनाओगे इसका तो जाहिर सी बात है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैं लिखूंगा, क्या लिखता हूं एक्स एक्सिस पर? इनकम लिखता हूं, और वाई एक्सिस पर मैं लिखता हूं किसको? सेविंग को। और वाई एक्सिस पर सेविंग लिखने का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू भी दिख रही है, मतलब नीचे की तरफ भी जाना होगा, जिसको वाई डैश के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए सेविंग कर्व जो आपका, जब पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो कुछ नीचे से शुरू होता हुआ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा।
और इसी वाले हिस्से को डिससेविंग कहा जाता है, जहां नेगेटिव, जहां पर हमारा सेविंग जब तक नेगेटिव है। ये हमारा कौन सा कर्व है? सेविंग कर्व। लो, अब इसी डायग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। जिस तरीके से हमने कंजम्पशन कर्व को सीखा था, सबसे पहली बात आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा, कंजम्पशन कर्व कहां से शुरू हो रहा था? above द origin, above द origin। और हमारा सेविंग कर्व कहां से शुरू हो रहा है? बिलो द origin। मतलब कंजम्पशन कर्व का इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आता था, और सेविंग कर्व का इंटरसेप्ट कहां आ रहा है? निगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो इससे कई सारे सवाल आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, जाहिर सी बात है ऑटोनोमस कंजम्पशन का हिस्सा है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर क्या चीजें चल रही हैं? आपका जो कंजम्पशन लेवल है। तो इसीलिए सी बार चूंकि नेगेटिव है, तो इसलिए क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। एक लेवल ऐसा भी आया जहां आपका सेविंग क्या हो गया? जीरो हो गया। इस वाले पॉइंट पर हमारा एस क्या है? एस बराबर जीरो। एस बराबर जीरो। अगर शेड्यूल में देखा जाए तो 200 इनकम 200 कंजम्पशन, तो सेविंग क्या है? जीरो है। तो ये भी आपसे पूछता है कि जब सेविंग जीरो है तो सेविंग कर्व कौन से एक्सिस को काटता है? ऑप्शन देगा वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो मल्टीपल क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं इससे। तो जब हमारा सेविंग जीरो है तो सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है। या फिर इसी को हम आसान शब्दों में यूं कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है, वहां पर सेविंग क्या होता है? तो ऑप्शन दे देगा मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो। तो क्या होता है? जीरो। तो एक ही सवाल को कई एंगल से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो द पॉइंट एट विच सेविंग कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एट ब्रेक इवन पॉइंट एस इज इक्वल टू जीरो। तीसरा पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू द लेवल ऑफ इनकम। बात बनाना है बस, और कुछ नहीं। बात ही तो बनाना है। एक ही बात को तीन भाषा में कह दिए। वह बिंदु, वह बिंदु जहां बचत वक्र एक्स अक्ष को काटता है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? हाँ, हाँ, संतुलन का बिंदु कहा जाता है। हाँ, लाभ अलाभ बिंदु भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ अलाभ बिंदु, ठीक है, कई सारे नाम होते हैं भैया। क्लियर है? इससे ऑब्जेक्टिव सवाल ही आएगा, इसलिए टेंशन मत लो। सारा सवाल तुमसे इसी पैटर्न पर बनेगा। अच्छा, दूसरा दूसरा सवाल मेरा, हमने कंजम्पशन कर्व का भी स्लोप देखा था। कैसा स्लोप था कंजम्पशन कर्व का? अपवार्ड स्लोप था। सेविंग कर्व का स्लोप दिख रहा है? इसका भी स्लोप कैसा है? अपवार्ड है। अच्छा, तो ये अपवार्ड स्लोप क्या बता रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो नाम लिखा है उसके बीच का संबंध बताएगा। यस। तो सवाल को नॉर्मल तरीके से करो तो ये जो अपवार्ड स्लोपिंग है सेविंग कर्व का, ये रिलेशन बताएगा एक्स एक्सिस पर लिखे नाम बोले तो इनकम,
और वाई एक्सिस पर लिखे नाम सेविंग। इसका मतलब मैं इस डायग्राम को देख के कह सकता हूं कि इनकम और सेविंग में कैसा रिलेशन है? यस, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे हमारा सेविंग भी बढ़ना शुरू होगा। अच्छा, ये भी पॉइंट हमने देख लिया। एक और पॉइंट हम देख सकते हैं, एक और पॉइंट हम देख सकते हैं। वो पॉइंट क्या है जरा मुझे बताओ। अगर तुम्हें कुछ और कहना चाहते हो तो बताओ मुझे। यही कह सकते हैं कि इस ब्रेक इवन पॉइंट के पहले और इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, इस ब्रेक इवन पॉइंट के पहले हमारा सेविंग देखो क्या है। सेविंग ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा, दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। इस ब्रेक इवन पॉइंट के पहले सेविंग क्या है? नेगेटिव है। और इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक इंसान का सेविंग पॉजिटिव आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट होता है। मतलब जितना वो कमा रहा है, जब वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेगा तो उस लेवल के बाद उसका सेविंग धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन एक इसी को एक और भाषा में कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि सेविंग हमारा पॉजिटिव तब होगा जब, इधर से कंपेयर कर लो, जब हमारा क्या ज्यादा होगा? इनकम ज्यादा होगा कंजम्पशन से। तो कई तरह के सवाल कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा बस डायग्राम को याद रखो और जहां भी कंफ्यूजन लगे 1 मिनट का समय देके शेड्यूल बना लो, शेड्यूल को घेरा कर लो, अपने आप सारी चीजें तुमको मिलनी शुरू हो जाएंगी। रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे भूल जाओगे, कुछ भी दिमाग में तुम्हारे नहीं रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये थी हमारी सेविंग फंक्शन की बात, सेविंग फंक्शन का डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग, अच्छा ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि नहीं नोट्स में? सेविंग फंक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं डायग्राम से रिलेटेड? हाँ, नहीं है तो नहीं है, तो 2-3 पॉइंट वही होगा, चलो लिख लो। अभी डिस्कस करेंगे इनकम को जीडीपी क्यों कहा गया है। इसमें जगह खाली नहीं है क्या? काम करो ना, नोट्स में यहाँ ऊपर इसके अगले पेज पर थोड़ा सा जगह खाली है। पीछे जो लोग, हाँ पीछे जगह खाली है, फिर रिवीजन में दिक्कत होगी ना, आ जाएगा, छोटा छोटा करके लिखो, लिखवा देता हूं। सेविंग फंक्शन के ऊपर अगले पेज पर पेज नंबर 10 है। सेविंग फंक्शन 9 पर है, 9 पे नहीं लिखना, 9 10 आ जाओ। द- अरे ऊपर ऊपर, अरे ये वाला टॉप। हाँ, अच्छा चलो एक काम करो, ये आगे ब्लैंक पेज खाली है। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे ब्लैंक पेज खाली है, उस पर हेडिंग दे लो, रेफर पेज नंबर 9। पहले उसके ऊपर लिखो रेफर पेज नंबर 9, तरीका बता दे रहा हूं, रेफर पेज नंबर 9। और उसके ऊपर हेडिंग दे लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेविंग शेड्यूल एंड सेविंग कर्व। बचत अनुसूची और बचत वक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेविंग फंक्शन, सेविंग शेड्यूल एंड सेविंग कर्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेविंग शेड्यूल एंड सेविंग कर्व।
लिख लिए? डायग्राम में देखो जरा, अपने नोट्स के पेज नंबर 9 पर जो डायग्राम बना है, किस पॉइंट से हमारा सेविंग कर्व शुरू हो रहा है? किस पॉइंट से? हाँ, क्या नाम दिया हुआ है भाई? कर्व देखो ना, यहाँ पे क्या नाम लिखा हूं? एस। तो यही तो पूछ रहा हूं यार, सेविंग कर्व किस पॉइंट से शुरू हो रहा है, उसका नाम दे रखा है पॉइंट एस। अच्छा चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, सेविंग कर्व। सारे लोग लिखो बिल्कुल। इसमें क्या है भाई, बचत वक्र, इसमें ऐसा कुछ थोड़ी है कि टेंशन लेने की जरूरत है। सेविंग कर्व स्टार्ट्स from the point S, from the point S on y axis, on negative y axis कर दो, on negative y axis, which indicates there is a negative saving, which indicates there is a negative saving when there is a negative saving, बचत नकारात्मक है, when income level is zero, when income level is zero, जब आय का स्तर शून्य के बराबर है। चलो पॉइंट नंबर टू, सेविंग कर्व देखो जल्दी जल्दी, सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, जो क्या बता रहा है, विच इंडिकेट्स, यस, सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप which indicates direct relation between income and saving, which indicates direct relation between income and saving। लिख लिए? हिंदी वालों, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, आय और बचत के बीच सकारात्मक संबंध या प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। देखो तुम्हारी इंग्लिश अब कितनी अच्छी हो गई है। चलो, हाँ अभी इंग्लिश से समझ के हिंदी में लिख ले रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलो, दो चीज लिख लिया, तीसरी चीज किसके बारे में लिखूं? ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में लिख लूं? तो लिखो थर्ड पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। लिखो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। और भैया जरा डायग्राम जो बना हुआ है तुम्हारे नोट्स में, उस पर देखो तो यहाँ पर कौन सा नाम दिया है? ए दिया है। तो ब्रैकेट में लिखो, इसके ब्रेक इवन पॉइंट के ब्रैकेट में लिखो एट पॉइंट ए। ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट शुरू, एट पॉइंट ए ब्रैकेट बंद। हो गया? अंडरलाइन कर दो इसको, पूरे को, ब्रेक इवन पॉइंट पूरे को अंडरलाइन करना है। ये पूछता है एग्जाम में 2 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, समस्त बिंदु। चलो लिखो, द पॉइंट एट विच, सारी बात तुम जानते हो, उसी बात को शब्दों में लिखवा रहा हूं। द पॉइंट एट विच सेविंग कर्व cuts the point at which
saving curve cuts the x-axis, the point at which saving curve cuts the x-axis, comma, where saving is equal to 0, where saving is equal to 0, or consumption is equal to income, or consumption is equal to income, और कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, फिर से कॉमा, इज इक्वल टू इनकम, फिर से कॉमा, इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। देखो लिखने का तरीका भी सीखो, मैंने दो कॉमा का इस्तेमाल करवाया है। अगर आप दो कॉमा का इस्तेमाल का मतलब है मैं दो ब्रैकेट्स लगवाया हूं एक तरीके से, तो दो कॉमा के बीच में जितनी बातें लिखी गई है ना, वो आप चाहोगे तो इग्नोर करके भी लिख सकते हो। तो उसको इग्नोर करके जरा डेफिनेशन पढ़ो तो क्या बन रहा है क्या? उस कॉमा के अंदर लिखी बातों को अगर तुम इग्नोर कर दो तो भी तुम्हारा डेफिनेशन सटीक बन रहा है। लेकिन हमने माना है कि एग्जामिनर क्या है? गधा है। एग्जामिनर क्या है? गधा है। और उसको गधा जैसे हमने मान लिया, हमने सारी बातों को स्पष्ट रूप से लिख दिया कि हम क्यों कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो जब भी सेंटेंस के अंदर दो कॉमा है तो आप समझ जाओ कि वो बात आपको समझाने के लिए लिखी गई है। आप चाहो तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बाकी तुम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, इंग्लिश का कोचिंग करते हो तो ज्यादा अच्छे से समझते होगे, मेरे से ज्यादा अच्छी तुम्हारी इंग्लिश है। मैं तो इतना ही समझता हूं। हाँ, चलो। अच्छा, 3 पॉइंट हमने लिख लिया, और चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट अगर तुम चाहो इस कर्व के बारे में तो ये लिख सकते हो, यस, कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो हमारा सेविंग है वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। लिखो, 4 नंबर पॉइंट लिखो तो जरा। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग पॉजिटिव। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन ए सेविंग इज नेगेटिव, सेविंग इज महा नेगेटिव, सेविंग इज पॉजिटिव, सेविंग इज महा पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। हाँ, ढेर तेज नहीं बनना है, सेविंग इज पॉजिटिव। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग हमारा पॉजिटिव होता है। चलो, इतनी बातें मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाके नोट्स देखना, ये सारी बातें हिंदी में वहां लिखी हुई हैं। देखते भी हो जो नोट्स गया है? हाँ, हिंदी। हाँ हाँ, तो ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, ये वाला शॉर्ट में है, वो वाला डिटेल में है पूरा, वो एकदम गहराई तक में है। चलो भाई, क्लियर है? चलो आओ, अब चर्चा होगी किस पर? नहीं नहीं नहीं, ये भाई वो तो मिटा दिया, अभी तुम वहीं पर हो। वो मिटा चुके हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव। हाँ, खाना लेके आ जाओ। अच्छा, तुम तो घर से आ रहे हो, हम तो सुबह से यहीं हैं।
नोट्स में प्रोपेंसिटी टू सेव लिखा हुआ है? चलो जरा पढ़ो तो एक बार। अगले पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 10 पर। प्रोपेंसिटी टू सेव आर ऑफ कितने तरह के? दो तरह के। अच्छा, कौन कौन से? सबसे पहला एपीएस। बड़ी नालायक है सब। एमपीएस से बाएं गली में, एमपीएस से बाएं गली में। हाँ। बा- बाएं गली कैंपस में। अच्छा, तुम एक चीज नोटिस किए? कल जब मैं पढ़ा रहा था तो कल का मैंने लिंक व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर नहीं किया था, तो कल सब कुछ नॉर्मल था ना? या कल भी कुछ हो रहा था? कल कुछ नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि स्टेटस देखने के बाद कुछ लोग शैतानी कर रहे हैं। ठीक है, बाहर के लोग, अंदर के लोग नहीं, बाहर के लोग। इसलिए कल मैं जानबूझ के टेस्ट करने के लिए लिंक को स्टेटस में शेयर नहीं किया था, क्योंकि 600-700 लोग देख लेते हैं, अब उसमें से कौन है पता नहीं चलता। लेकिन मुझे लाइव चैट डिसेबल करने का ऑप्शन सीखना है। कैसे होता है प्रीमियम वीडियो पर, लाइव वीडियो पर होता है क्या? हाँ, होता है। उसके लिए मुझे आज और मेहनत करनी होगी। कमेंट तो हो जाता है, उसका ऑप्शन तो आता है कमेंट डिसेबल करने का, लाइव चैट को डिसेबल करने का। सारी वीडियो देख लिए भाई, सारे अकाउंट्स के बच्चे? हाँ, कल वाला, परसों वाला? मजा आ रहा है देखने में? अरे भाई, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? हाँ, नींद आ रहा है? नहीं चेक किया अभी। कितना, 10,000 हो गया क्या? हाँ, 481। चलो, मैं भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। हाँ, नहीं, अभी उसी डिजिटल बोर्ड से अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। पूरा का पूरा बिहार बोर्ड का प्रैक्टिस सेट जनवरी के महीने से न्यू ईयर के बाद शुरू हो जाएगा वो सिलसिला। उसका समय रहेगा लगभग 8 से 10। 2 घंटे, 2 घंटे में अकाउंट्स, इको और बिजनेस तीनों का एमसीक्यू प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर का करवाऊंगा। बिल्कुल रात में 8 बजे रात को, पूरे दिन बिताने के बाद। सीबीएसई का भी आएगा, सीबीएसई का भी आएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स का टाइम बता देंगे, ऑनलाइन ही। हाँ, टॉप 20 का। अब चुनेंगे ना टॉप 20? अब तो बच्चे ही टॉप 20 हैं, अंत अंत तक अपने टॉप 20 बच जाते हैं। नहीं नहीं, उस पे काम होगा, मेरे ध्यान में है वो, मैंने कहा था सिलेबस खत्म होने के बाद। ये तुम काहे भूल गई? हाँ, चलो इधर देखो भाई। हेलो, एपीएस एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला होता है क्या? एस अपॉन वाई। और एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब सुनो, नोट्स की तरफ नहीं देखना, लुक एट मी। व्हाट यू सी? यू सी मी? आई आई सी यू। हाँ देखो, तुम सब इंग्लिश जानता है, अभी हम चेक कर लिए कि नहीं? चलो अब सुनो जरा, नोट्स पर नहीं देखना है वरना फिर हम बोलेंगे। लुक एट मी। हाँ, व्हाट यू सी?
आई सी यू, वेरी गुड। हाँ चलो सुनो, अब तुमको तैयार करना है डेफिनेशन बिना देखे हुए। अगर मैं अब तुमसे पूछूं व्हाट यू सी, व्हाट यू सी अबाउट एपीएस। यस, तो एपीएस इज व्हाट? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, shows relationship between saving and income. In simple words, APS is a ratio between saving and income. तीसरा डेफिनेशन, एपीएस shows, हाँ चेंज नहीं भैया, अभी चेंज तो चला गया एमपीएस में, अभी हम एपीएस पर ही हैं, तो एपी में चेंज तो लाना ही नहीं है सब। एपीएस क्या बताता है, ये तो डेफिनेशन हो गया। मैं पूछूं जैसे एपीसी, एपीसी क्या बताता था कि आप अपने इनकम का कितना हिस्सा निगल जा रहे हो, वैसे ही एपीएस क्या बताएगा कि आप अपने आमदनी का कितना हिस्सा बचा के घर ले जा रहे हो। ठीक है, तो एपीएस बताता है, एपीएस शोज द अमाउंट ऑफ सेविंग फ्रॉम द टोटल इनकम। क्या इसी को और अलग शब्द में लिख सकते हो? एपीएस रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ सेविंग ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज इनकम अर्न। तो कहने का मतलब है कि अगर भाव को समझ गए तो शब्द बदल के डेफिनेशन को तैयार किया जा सकता है। अब सवाल ये उठा कि हमने आपको इनकम और एपीसी में संबंध बताया था, और वो संबंध बताया था क्या बना के? टेबल बना के, शेड्यूल बना के बताया था। ऐसे तो आप नहीं बता पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहां भी क्या बनाना होगा? शेड्यूल बनाना होगा। और शेड्यूल के लिए कितने कॉलम बनेंगे? इनकम का, कंजम्पशन का, सेविंग का और एपीएस का। एपीएस क्या होता है? एस अपॉन वाई। ठीक है, तो भैया 4 कॉलम का शेड्यूल जरा इधर तुम फटाफट बना लो। कॉपी में, कॉपी में हेडिंग दे लो, नोट इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और एपीएस। ये 3 कॉलम तो अभी अभी पिछले सवाल में भी बनाया था, पिछले टॉपिक में। एज इट इज उतार दो, बस एपीएस निकालना है। जल्दी से करो, क्विक। जो अभी मैंने एग्जाम्पल पिछले क्लास में लिखवाया था, सॉरी पिछली बार, अभी वही लिख देना है। 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। सी बराबर 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। सेविंग था -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। एपीएस निकालो। पहला पहला एपीएस क्या होगा? आदित्य क्या होगा पहला एपीएस? बताओ यहाँ क्या लिखे हैं? अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या चला गया? 0, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 चला जाए तो वो हो जाता है अनडिफाइंड।
चलो बाकी निकालो फटाफट। दिख रहा है तुम्हारी भावनाओं को, हम समझ गए थे तुम क्या बोलने वाला है। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देना होगा। कंजूस है। देखो अपने आप के बारे में बोल रहा है। हाँ, इतना खर्चा करने के बाद ही तुमको कंजूस कह रहा है। अरे इतना खर्चा कौन करता है तुम्हारे ऊपर? ये सब तुम्हारा ही तो है, मेरा कुछ है क्या? ये सब तुम्हारा है। ये तुमको अपना समझना है पागल। नहीं 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 नहीं, तो फिर तुम्हारा घर हम लेके चले आएंगे। चलो, ये सब अपना बोलने लायक नहीं है, लूट लेगा सब। हाँ भाई जल्दी बताओ, इधर एपीएस क्या क्या आया कटाकट। -0.2 0। अबे यार तुम सब 0 पॉइंट एस अपॉन वाई करो ना यार, 20/300। 0.06 0.1 0.1 0.1 0 क्यों आएगा भाई? इसमें आएगा क्या जीरो? 20/300। हाँ इसमें आएगा 0.06 0.1। नीचे वाला देखो 0.12 0.13। ये 10 है। चलो अब यही टेबल, इसी टेबल से अब उठने वाले हैं कई सारे सवाल, जैसे उठे थे एपीसी में कई सारे सवाल, जिसका जवाब देंगे आप सारे नालायक। चलो सबसे पहला क्या नजर आ रहा है तुमको? हाँ एक चीज तो आपको ये दिखा कि एपीएस की वैल्यू सब आई लेकिन एक नहीं आई। लेकिन अगर यही बात मैं एपीसी के शेड्यूल में देखा था, तो एपीसी में वैल्यू एक से ज्यादा आई थी, आई थी। हाँ लेकिन अगर इस शेड्यूल को हमने देखा, इस शेड्यूल को अगर हमने देखा तो यही देखा कि एपीएस की वैल्यू जो मर्जी आ जाए, निगेटिव आ जाए, जीरो आ जाए, फिर धीरे धीरे घटे फिर बढ़े, लेकिन वैल्यू एक से ज्यादा कभी नहीं हुई। तो पहली बात यहां यह सीखने को हमको मिल गया कि एपीएस का वैल्यू ना तो एक हो सकता है, ना तो एक हो सकता है, एपीसी की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 1, और ना ही एपीएस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती, एक भी नहीं हो सकता। एक से बड़ा तो छोड़ो, एपीएस का वैल्यू एक भी नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? वाई द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1? बिल्कुल सही बात है। लॉजिक क्या ऐसे होना चाहिए सर, एपीएस बराबर होता है एस अपॉन वाई। अच्छा सर, एपीएस का मान एक के बराबर तब होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे। मतलब जब एस और वाई दोनों बराबर होगा, तो मैं वाई को ही लिख देता हूं एस, इसी को लिख देता हूं एस, वाई बराबर सेविंग। मतलब कंडीशन होगी कि इनकम और सेविंग दोनों बराबर होगा। तो अगर इनकम और सेविंग बराबर हो गया तो मर जाइबे भूख के, कुहुक कुहुक के खइबे कथी जब सारा पैसा बचाइए लेबे तो।
देखते हो कुछ आदमी कहता है बचा के क्या करेंगे। एक दिन मर जाना है। सुनते हो कुछ लोग बोलता है बचा के क्या करेंगे, खूब खाइए खूब पीजिए, बाकी टेंशन छोड़िए। कौन है, कौन है ऐसा? हाँ। अच्छा, अगर ऐसा नहीं भी है लेकिन आदमी जो कमाता है खाता जरूर है, ठीक है, पापी पेट का सवाल है, नहीं तो मर जाओगे। तो ये बात तो तथ्यहीन है। हेलो, ये बात तो तथ्यहीन है कि तुम जितना कमाओगे वो सारा का सारा पैसा बचा लोगे, ये कभी संभव है ही नहीं। कोई उदाहरण देना चाहोगे जहां संभव है क्या? पानी में पैसा नहीं लगता है, तो मैं खाने की बात कर रहा हूं। मैं तो खाने की बात कर रहा हूं। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम पानी पी के जिंदा रहो? हाँ, पॉसिबल नहीं है। हाँ समीर, बोलो क्या एग्जाम्पल दिया उसको। नहीं नहीं, ठीक है, चापाकल से पानी ले लेगा तो पानी पी के जिंदा रहना चाहता है? कौन रहना चाहता है? अगली पार्टी में उसको 1 जार पानी पिलाएंगे, 20 लीटर पानी उसको क्लास में पिलाएंगे अगली पार्टी में। ठीक है, पानी पी के कोई जिंदा रहा है आज तक? समीर, यार तू भी पीछे मारने लगा। ब्लू व्हेल भी शिकार करती है पानी के अंदर। हाँ, छोटी मछलियों का वो भी खाती है। हाँ, चलो चलो, अभी ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में सब। सुनो इधर, तो ये संभव ही नहीं है, इसका मतलब हमेशा याद रखना है क्या? हेलो, बज, हाँ, अब बजा। एपीएस का वैल्यू क्या 1 हो सकता है? एपीएस का वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। तीसरा सवाल, 2 सवाल का जवाब तुमने दे दिया। तीसरा सवाल, एपीएस का वैल्यू 0 हो सकता है? हाँ, यस, यहां तो दिख रहा है एपीएस का वैल्यू 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब कंजम्पशन और, हाँ, कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो, तो सेविंग बराबर 0, और फॉर्मूला में रखोगे न्यूमरेटर में 0 रख दिए तो पूरी वैल्यू 0। और याद रखो, जिस पॉइंट पर सेविंग 0 होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जिस पॉइंट पर कंजम्पशन, जिस पॉइंट पर इनकम कंजम्पशन के बराबर होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के 2 कंडीशंस हैं। पहला, जब सेविंग किसके बराबर हो। दूसरा, कौन किसके बराबर हो? इनकम कंजम्पशन के बराबर हो। कितने समझदार हो गए हो तुम। चलो, अच्छा चलो, अभी रुको। कितने सवाल हम लोगों ने कर लिए? 3 सवाल कर लिए हैं। चौथा सवाल इस शेड्यूल से क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे एपीएस, एपीएस बढ़ रहा है। अच्छा, ये आप कह सकते हो कि एपीएस का वैल्यू कब निगेटिव है कब पॉजिटिव है? ब्रेक इवन पॉइंट के पहले नेगेटिव, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव। और जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ रहा है। क्या ये बात, इस बात से तुम सहमति जताते हो कि आमदनी बढ़ने से बचत बचता है, बचत बढ़ता है? आर यू एग्री विथ मी? घर में देखे हो अपने? ये इसीलिए तो कहता हूं कि इकोनॉमिक्स कंप्लीट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपके आसपास चल रहा है, बस मैं उसको लिंक करवा रहा हूं। पापा के इसी हरकत की वजह से आज एपीएस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
अगर पापा की यह हरकत होती कि पैसा जितना आ रहा है पापा उतना पैसा लुटाए जा रहे हैं, जब पापा की आमदनी जो भी अमाउंट थी तो तुमको उतना ही पैसा मिलता था खाने पीने के लिए, मतलब नहीं मिलता था। आज अगर पापा कमा भी रहे हैं बहुत तो भी शायद तुमको नहीं देते होंगे, या जितना देते होंगे उतना ही देते होंगे, नहीं देते हैं, या जो भी देते होंगे। कभी ऐसा पापा का दिल कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि अगर पापा ने ज्यादा कमा लिया तो कहें बेटा ये ले 10,000 रुपए, शाम तक आइयो तो खत्म हो जाने चाहिए। कोई पीछे मन में सोच रहा है ऐसे पापा कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे, टेंशन मत लो, कहीं नहीं मिलेंगे। चलो इधर देखो, तो इतनी बात समझ गए, लिख लिया जाए क्या? लिखो पहला पॉइंट, इसी शेड्यूल के नीचे लिखो पहला पॉइंट, लिखो द वैल्यू ऑफ एपीएस, द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1 and 0। The value of APS can never be, sorry, can never be 1 or greater than 1. Sorry. The value of APS can never be equal to 1 or greater than 1. Never be equal to 1 or greater than 1. चलो उसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर 2, क्या 0 हो सकता है? हो सकता है। अर्पिता कह रही है नहीं हो सकता, अभी भी घूम रही है दूसरी दुनिया में। होता है। लिखो द वैल्यू ऑफ एपीएस इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी इक्वल टू 0। आजकल तो दिन भर यही सुनाई दे रहा है, कोचिंग से लेके घर तक चले जाओ, रोड पे चले जाओ। कब तक ये चलेगा ये कार्यक्रम? 28 को चुनाव है, 2 दिन पहले बंद होता है, 25 तक सुनाई देने वाला है। एक तो मेरे नाम से ही 2-4 आदमी खड़े हुए हैं। हाँ आओ, आशुतोष के नाम से। बन्नी भैया मेरे नाम से खड़े हैं, आशुतोष सिंह के नाम से खड़े हैं। हाँ मैं देख रहा था प्रचार। चलो हाँ भाई हेलो, क्या लिखवा रहा था? द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो सकता है व्हेन, या एट लिखो, एट, कौन सा एट? एट, यस, तेज बाड़ा लोगी, एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट। लिखो थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एपीएस, the value of APS can be negative, or less than 1, can be negative or less than 1। तो सुनो, एपीएस का मान नेगेटिव कब तक होता है? ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, या फिर मैं यूं कह लूं कि जब तक हमारा इनकम छोटा है कंजम्पशन से, तो उसके नीचे ऐसे छोटा सा पॉइंट दे लो थोड़ा सा अंदर की तरफ करके, और लिखो एपीएस इज इक्वल टू नेगेटिव, ऐसे बॉक्स में करो, उसके नीचे एरो दो ऐसे, फिर लिखो व्हेन, कब? तो जब, जब इनकम y इज लेस देन c और c इज ग्रेटर देन y। शानदार तरीके से फ्लो चार्ट बनवा दे रहा हूं, अब क्या चाहिए तुमको? ये चैप्टर अगर एग्जाम में छोड़ के जाते तो क्या होता? मजा आता बहुत मजा आता।
और ऐसे ही एक तीर और लगा लो, एक तीर और लगा के क्या लिखोगे, एपीएस इज इक्वल टू लेस देन वन, लेस देन वन। ये कब संभव है, व्हेन, व्हेन दो कंडीशंस, इधर देखो, जब इनकम बड़ा है, y इज ग्रेटर देन c और c इज लेस देन y। ये लो, इसको भी चिपका लो। और ये सारी चीजें अभी रेगुलर रिवीजन में रखनी है, वरना भूल जाओगे। बहुत बच्चा रोता है इस चैप्टर के अंदर, उसको समझ नहीं होता क्या कैसे चल रहा है, रिवाइज नहीं करोगे सब दिमाग से निकलेगा। शेड्यूल और डायग्राम और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेली रिवाइज करने हैं पूरे चैप्टर के। चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा, खत्म कहानी बस। चलो आखिरी पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट हो गए, तीन, चौथा लिखो, एपीएस राइजेस, एपीएस राइजेस, क्या एपीएस बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, विथ द इंक्रीज इन, यस, तो वही पॉइंट लिख लो, नोट्स में लिखा हुआ है फिर भी लिख लो। एपीएस राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, एक जगह हो जाएगा चारों, एपीएस राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। लो, इसी के साथ हमारा एपीएस का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एमपीएस। एमपीएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल में क्या क्या होता है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। 5 में 5 नंबर, बाकी जो होता है उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, वो हम सब जानते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं लड़के ज्यादा बदमाश होते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात से सहमत हैं कि लड़के बदमाश होते हैं लड़कियों के मुकाबले। मैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं लड़की ज्यादा बदमाश होती है। देखो, अर्पिता कह रही है, अच्छा, इधर उधर से भी 3 4 लोग हैं, बाकी लोग कहीं है ही नहीं, उनको आज तक नहीं पता चला। रह रहस्य की बात यह है कि कुछ लोग को आज तक नहीं पता चला कि हम बदमाश हैं या दूसरा वर्ग बदमाश है। पता चलेगा, तुमको चलेगा पता। आओ, आओ बच्चों, बोलोगे ज्यादा, एमपीएस का डेफिनेशन तैयार करवा रहे हैं, चलो बोलो फिर से। नोट्स की तरफ नहीं देखना है, कहां देखना है, हमको आईसीयू में देखना चाहता है। भगवान भी माफ नहीं करेंगे। लुक एट मी, आई सी यू, ऐसे बोलो। हाँ, हम बोले कहां देखना चाहता है, तो बोलते हैं आईसीयू। अच्छा बात नहीं है ये सब। हाँ, चलो, व्हाट इज एमपीएस, व्हाट इज एमपीएस। हर्षित, तुम पोटा काहे पोछ रहा है, बिना पोटा पोछे बताओ, नाक में झींगा हो गया है।
पसीना हो गया है। हाँ, एमपीएस इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो? सब बच्चा बोलेगा, चेंज इन सेविंग, चेंज इन इनकम। अगर इसको शुद्ध हिंदी भाषा में अगर समझना चाहें तो एमपीएस अनुपात बताता है आय के परिवर्तन में, हम आय के परिवर्तन के मुकाबले हमारे बचत में कितना परिवर्तन हुआ है। ये चेंज को बताता है कि जब, चेंज का मतलब है कि जब 100 रुपया कमाते थे तो 20 रुपया बचाते थे, जब 200 रुपया कमाते हैं तो 40 रुपया बचाते हैं। 40 रुपया बचाते हैं तो सवाल ये उठा कि बचत बदला कितने से? 20 से। तो ये यही यही अपन लोगों को जानना है कि बचत अपन लोगों का बदला कितने से। ठीक है, इसका डेफिनेशन आपके नोट्स में देखो लिखा हुआ है क्या प्रॉपर ढंग से? एक बार जल्दी से चेक करो, कम ऑन। क्या लिखा है? पढ़ो जरा, डेफिनेशन को पढ़ो। इट इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रेट एट विच सेविंग चेंजेस एट अ, सुनो, जहां जहां नेशनल इनकम है ना वहां वहां तुम इनकम रहने दो, नेशनल को काट लो, कंफ्यूज होने से फायदा नहीं है। हाँ, उसके बाद दूसरा डेफिनेशन पढ़ो। एमपीएस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? द रेट एट विच सेविंग चेंजेस विथ रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, हमारी आमदनी में जितना परिवर्तन हुआ है उसके उसके बदले में हमारी बचत में कितना परिवर्तन हुआ है, इसी को बताता है कौन? तो शब्दों को पकड़ना, अगर मैं ये कहूं कि आमदनी का कितना हिस्सा बचा लेते हो तो ये हुआ एपीएस। अगर मैं ये कहूं अपनी बदली हुई आमदनी का कितना हिस्सा बचा लेते हो, या मैं ये कहूं कि तुम्हारी आमदनी जितने से बदलती है उतने से तुम्हारे बचत में कितना परिवर्तन आता है, एमपीएस की बात कर रहा हूं। तुम अपनी आमदनी का कितना हिस्सा खा जाते हो, एपीसी। इसकी बात किया सारा बच्चा, सवाल ध्यान से सुन के बोलेगा, ध्यान से सुनो, इधर कंसंट्रेशन। तुम अपनी आमदनी का जितना हिस्सा खा जाते हो, तुम अपनी बढ़ी हुई आमदनी का कितना हिस्सा कंजम्पशन पर खर्च करते हो, एमपीसी। तुम अपनी आमदनी का कितना हिस्सा बचा लेते हो, एपीएस। तुम अपनी बढ़ी हुई आमदनी से अपना बचत कितना बढ़ा लेते हो, एमपीएस। तो शब्दों को पकड़ के डेफिनेशन को तैयार करना है और फॉर्मूले को बताना है। यहां भी वही शेड्यूल बना लेंगे जो एमपीसी का बनाए थे। एमपीएस यहाँ कांस्टेंट आएगा, एक यहाँ क्या कॉलम बनेगा, वही एक वाई का, एक सी का, एस का, डेल्टा एस का और डेल्टा वाई का, और उसके बाद एक कॉलम बन जाएगा एमपीएस का। एमपीएस के कॉलम को देखेंगे किसके संबंध में, इनकम के संबंध में, और रिलेशनशिप को तैयार कर देंगे। क्या रिलेशनशिप का जिक्र है क्या नोट्स के अंदर? हाँ, छोटी सी बात लिखा हुआ है कि एमपीएस कितना कितना होता है, 0 से 1 के बीच में फॉल करता है। बिल्कुल बात सही है, जब आप शेड्यूल बनाओगे ना, एमपीसी भी तो 0 से 1 के बीच फॉल करता था अमूमन तौर पर, और ये बताया था कि एमपीसी 0 कब हो सकता है। हाँ अनंता, एमपीसी 0 कब हो सकता है? सी, 0 कब होगा? जब सेविंग इक्वल टू, हाँ हाँ, इनकम और सेविंग दोनों, हम क्या पूछे, एमपीसी किसके बराबर होगा? 0। तो इनकम और सेविंग जब दोनों बराबर होगा, इनकम और सेविंग दोनों बराबर होगा, इसका मतलब कंजम्पशन क्या होगा, 0 होगा। कंजम्पशन 0 हो गया, डेल्टा सी 0 हो गया, तो डेल्टा सी 0 हो गया तो एमपीसी 0 हो गया। एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई।
तो किसी भी चीज को तुम फॉर्मूले के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, तुम टीचर को बेवकूफ बना सकते हो इजिली। मैंने इससे पूछा एमपीसी जीरो कब होगा, ये होशियार होती तो कहती, मन में सोचती एमपीसी बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। मैथ पढ़े हैं, न्यूमरेटर जैसे जीरो हुआ, वैल्यू क्या हुआ, जीरो हो गया। पट से कह देती बिना समझे हुए, सर जब डेल्टा सी जीरो होगा। अच्छा चलो, क्विक सोचना है भैया। हाँ हेलो, हेलो, ऊपर देखना है, जब मैं कहता हूँ हेलो तो नीचे देख रहा है, हमसे ना पूछ ले। हाँ अंकित, तुमसे पूछे बहुत दिन हो गया है, मिस कर रहे हैं तुमको। चलो बताओ, बहुत इजी सवाल पूछेंगे, टेंशन मत लो। हम ये पूछेंगे तुमसे कि एमपीसी का मान एक कब होता है। बिल्कुल, इधर फॉर्मूला को देखो और बता दोगे, पूरा कॉन्फिडेंस रखो, ये मत सोचो कि तुम गधे हो, होशियार हो। अरे यार सोचना नहीं है, फॉर्मूला देखो बता दोगे। मैंने क्या पूछा, एमपीसी का मान वन कब होगा। बिल्कुल सही बात, जानता तो है, कौन से दोनों। हाँ, अबे यहाँ लिखा हुआ है भाई, हेलो, इधर देख, धैर्य से देख, धैर्य से, लौक रहा है। हाँ दोनों, कौन से दोनों, डेल्टा सी बाई, तो बोलो ना कि सर जब डेल्टा सी डेल्टा वाई के बराबर हो। ये कौन सा जवाब होता है, जब दोनों इक्वल हो। हाँ नहीं लिखे होते तो, लो, अब और सवाल तुमसे पूछेंगे। हाँ चलो बताओ हमको, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, अभी बताए थे। वो समझ गया कि सर सुन लिए हैं कि कोई बताया है, इसलिए हंस रहा है। उसके हंसने का रीजन मैं जानता हूँ, पीछे अधिका लोग कम थोड़ी बैठा हुआ है, एक से एक अधिका है। चलो, शेड्यूल बनाना भाई एमपीएस का जल्दी से फटाफट, मेरा मुंह देख रहा है। एमपीएस का शेड्यूल बनाओ फटाफट, क्विक, इतने सारे आइटम्स को रखो और जल्दी बनाओ। क्या हुआ, बीच बीच में जागते रहता है। जल्दी शेड्यूल बनाओ। अनीसा सब क्लास ऑनलाइन देख ली, आज कौन सा चल रहा है। चौथा, एक और कल डाल दिए थे, देख लेना जल्दी। तुम लोग गाना गा रहे थे कि नहीं कल, नहीं गा रहे थे, ऑनलाइन क्लास जब कर रहे थे तो, उसके बाद भी गाना हम गवा रहे थे, गा रहे थे, नहीं गा रहे थे, गाना चाहिए। ऑनलाइन क्लास में बोलने से
एक्टिव रहता है बच्चा, इसलिए बोला करो। बेलन से। अच्छा अभियो तुम लोग पिटाते हो क्या? ना अब नहीं पिटाते होगे। लड़की सब तो नहीं मार खाती होगी। हाँ। कंघी से कौन मारती है, मम्मी? हमको तो नहीं लगता। कौन कौन पिटाता है अभी भी घर पर? कभी कभी। अच्छा। अच्छा। कई कई बार मम्मी मारती नहीं है तो वो मम्मी गाली बहुत देती है। गाली कौन कौन सुनता है? गाली सुनने वाले में पीछे वाले हैं। सही बात है। जल्दी बनाओ ना तुम। चांद से लाइन खींचती है। चांद का अब यही काम रह गया है कि चांद से लाइन लाइन खींच लो। देखे, बहुत दिन के बाद देखे हैं। भैया पहचान रहे हो कि भूल गए? चांद ना। हाँ। चांद कहते थे। बताओ। चांद के नाम पर कितना गाना बना है, चांद सा मुखड़ा। चांद के पार चलो, ये लड़की चांद अपने पास लेके घूम रही है। हरे राम हरे राम। क्या हुआ? डेल्टा वाई निकालो बाद में से पहले वाले को माइनस करके। सब में 100 आएगा, सोचना क्या है। और डेल्टा एस भी सब में 100 आएगा, सॉरी जितना आएगा। हाँ। भाई डेल्टा एस निकालने में बच्चों को परेशानी हो रही है। एस कितना कितना है, -40, -20, 0, 20, 40, 60। ले भाई 80। तो सुनो, ऊपर डैश हो गया। डेल्टा हेलो। ए भाई, डेल्टा एस निकालने में गलती मत करना। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। बाद वाला कौन है? -20, तो पहले लिख दिए -20, करते माइनस है। हाँ, तो करते माइनस है तो माइनस साइन लगाना होगा, ई नहीं कि सोच लेना कि माइनस करते हैं तो पहले ही माइनस लगा के दिया हुआ है। हाँ, इसको होता है। कैलकुलेशन करते करते अचानक आता है कि माइनस। हाँ। -20, -40, तो बच्चा कहेगा -20 दिया है और -40 भी तो दिया है। कर तो दिए माइनस। तो ये गलती मत करना। -20 माइनस, ब्रैकेट में -40, तो माइनस माइनस, तो -20 +40, +20, +20। सारा कुछ 20 आएगा, बिल्कुल सब कुछ 20 आएगा। और वाई भी 100 आएगा, 100 100 100 100 100। 0.222222। वाई वाई इधर देखो ना, वाई क्या, वाई के कॉलम में कितना लिखी है? वाई। तो हाँ, तो डेल्टा वाई का मतलब निकालना है ना, तो डेल्टा वाई कहाँ से, किसकी मदद से निकलेगा? वाई की मदद से। तो वाई बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो 100 में से 0 पहला डैश आएगा। दूसरा 100 में से 0 गया, 200 में से 100 गया, 300 में से 200 गया, 100 आएगा। चलो जल्दी जल्दी लिखो सारे। अभी रिलेट कराना है, रिलेशन बताना है सब कुछ।
एमपीसी कितना आया सबका? एमपीएस 0.2। चलो आप कुछ पॉइंट्स लिखो इसके बारे में। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। डेल्टा एस लौक रहा है, डेल्टा वाई लौक रहा है, भाग देंगे आएगा 20/100, 20/100, 20/100, 0.2, सब में 0.2। हाँ लिखो पहला पॉइंट। द वैल्यू ऑफ एमपीएस, द वैल्यू ऑफ एमपीएस varies between VARIES varies between क्या क्या, 0 and 1। 0 और 1 के बीच इसका मान आता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सवाल ये उठा एमपीएस 0 कब होगा? उसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी 0 व्हेन, मतलब एमपीएस बराबर 0 कब होगा? एमपीएस बराबर 0 कब होगा? तो फिर वही लॉजिक बिल्कुल, जब डेल्टा एस क्या हो, 0 हो। उसके नीचे एरो देके लिखो व्हेन, व्हेन चेंज इन सेविंग, व्हेन चेंज इन सेविंग, बोले तो ब्रैकेट में लिखो क्या, डेल्टा एस ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा, और डेल्टा एस 0 होने का क्या मतलब हुआ? चेंज इन सेविंग 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जितना इनकम बदला वो सारा का सारा कहां गया? कंजम्पशन पर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा वाई किसके बराबर है? डेल्टा सी के बराबर है। तो लिखो और, नीचे एक लाइन छोड़ के और, सेंटर में और को घेर दो और उसके नीचे लिखो ऐसे, सेंटर में और लिख दिया, और को घेर दिया और नीचे से लिख रहे हैं और व्हेन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन, दैट इज डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी। सीबीएसई बोर्ड में आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में लिखना होता है, इसलिए तोड़ के लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मेट नहीं लिखवा रहा। when change in income is equal to change in consumption, that is I dot E, that is, that is ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी। चैप्टर मुश्किल लग रहा है क्या? बिल्कुल आसान है। चलो वेरी गुड। हाँ भाई, ये मैं क्या लिखवाया, ये सारी कहानी किसके लिए, जब एमपी एस क्या हो, 0 हो। अब आपको अपने से लिखना है, अभी मैं आऊंगा चेक करूंगा 2 मिनट में कि एमपीएस का मान 1 कब होगा। थर्ड नंबर पॉइंट तो और लिखो, द वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी 1 व्हेन, और कंडीशन तुम अभी लिखेगा, हम आ रहे हैं बस। हाँ लिखना है, बोलना नहीं है। लिख लिए?
कुछ भी हो फॉर्मूले के आधार पर बस सोचो, फॉर्मूले को दिमाग में रखो, कंडीशन जो कह रहा है इसके आधार पर अपने आप दिमाग में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। वन कह रहा है मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। तो व्हेन डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और डेल्टा एस डेल्टा वाई बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ले भलैया बढ़ा हुआ आमदनी खाबे नहीं किए, सब क्या किए, बचा गए, मतलब डेल्टा सी क्या है, जीरो है। बस दो कंडीशंस भाई लिख लो, बात हो गई। हाँ, अब जैसे लिखना है दोनों शर्तों को लिख लो। कल आपकी क्लास नहीं है, कल छुट्टी है। कल जितनी सारी चीजें हुई हैं सबको रिवाइज कर लेना, और एक एक करके अपना रिवीजन का शेड्यूल सारे लोग बना लो, और कर ही रहे होगे। कोशिश करो दिसंबर दिसंबर में मैक्सिमम चीजों को कवर कर लो, मैक्सिमम चीज, लगभग 90% रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। हर दिन तुमको कम से कम 2-3 चैप्टर निपटाने हैं, हर सब्जेक्ट मिला के, पर डे। नहीं नहीं, कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। अब जरूरी नहीं है अकाउंट्स में आप सारे सवाल करो, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, कोई एक क्वेश्चन करो। रिटायरमेंट है, अगले दिन रिटायरमेंट का कर लो, डेथ का कर लो, फिर 3 दिन के बाद रिपीट कर दो। एक बार देख लो, फॉलो अप ले लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए उसको देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो, सैंपल पेपर खरीदे हो उसके सॉल्यूशन को देख लो। तो ये सब तरीका होता है करने का। सैंपल पेपर सब लोग खरीद लिए, पलट के देखे हो, बनता कुछ दिख रहा है, सवाल सॉल्व हो रहा है इसमें। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा होगा। अच्छा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, सीबीएसई वाले बच्चे इंडियन इकोनॉमी पर ध्यान दें, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस को याद करो, लिखो। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीबीएसई वालों के लिए इंडियन। तुमको ना ही बिजनेस परेशान करेगा, ना ही अकाउंट, ना ही मैक्रो परेशान करेगा, तो इंडियन करेगा सिर्फ। इंडियन पर कमांड कर लो, बाकी मैं तुमको टेंशन फ्री कर दूंगा। उस पर कमांड नहीं कर पाओगे, इकोनॉमिक्स का सारा मेहनत खराब हो जाएगा, नंबर हो गया बेकार। उधर 20 नंबर भी कटा, 80 पर पहुंच गए, 40 में 30 नंबर कटवा लिए, 70 पर पहुंच गए। और जरूरी नहीं, मान के चलो तुमने इंडियन में 10 नंबर अपने कटवा लिए, 40 में 10 कट गए, बचे कितने, 30। अब जरूरी तो नहीं है कि मैक्रो में 40 में 40 आ जाए, हो सकता है इधर भी 5 नंबर कट जाए, तो इधर आए 35, 35 और 20, 30, 65, 20 नंबर प्रैक्टिकल के, 85। और कहीं मैक्रो में और ज्यादा कट गए, 80। तो आपको सुनो, मैक्रो में टारगेट मैं नंबर लाने का सही पैटर्न होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीबीएसई वाले बच्चे, आपको 40 में 40 स्कोर करने हैं, 5 नंबर कटने का मार्जिन हमको लेके चलना है। और ये 5 नंबर इंडियन में कटने का मार्जिन है, मतलब 40 में आपको वहां मैक्सिमम 35 स्कोर करने ही करने हैं। प्रैक्टिकल में भी एक नंबर, एक आध नंबर कम देता है, जरूरी नहीं 20 में 20 दे, 19 देता है, 18 देता है। हाँ हाँ, एक ही दो में 20 देता है, बाकी में एक आध नंबर कम कर देता है। तो
प्रॉपर प्लान्ड वे में नहीं चलोगे तो समस्या आएगी, नंबर फिर नहीं उठ पाएगा। सीबीएसई वाले बच्चों इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी रुलाता है। क्वेश्चन सारे नोट्स याद कर लो, क्वेश्चन का पैटर्न देखो सैंपल पेपर में कैसे पूछा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करना शुरू करो, लिखना शुरू करो और उसको फिर याद करो। मैक्रो में कहाँ दिक्कत हो रहा है? कहाँ, कौन लैंग्वेज? लैंग्वेज में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है? अच्छा, किस चैप्टर से संबंधित था? गवर्नमेंट बजट से। अच्छा, तो उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम देख के एक बार डिस्कस कर लेंगे, सबको सर्कल करते रहो, उसको सॉल्व कर लेंगे। उस तरह के, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए क्लास एक प्रॉपर रख देंगे, जो नए तरह के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। जनवरी महीने से करना ही क्या, दिसंबर महीने में अपना कोर्स खत्म हो जाएगा सब। जनवरी में यही सब अगड़म बगड़म जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उन सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर टच में रहेंगे। चलो, अकाउंट्स में तो सारा सिलेबस बस कवर्ड है, एक चैप्टर बिहार बोर्ड वालों का बाकी है, वो है एनपीओ। सीबीएसई वालों का तो सारा कवर हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं जिनका फंडामेंटल, पार्टनरशिप में फंडामेंटल और गुडविल बाकी है, तो वो बच्चे खासकर मुझे मैसेज करेंगे, मैं फंडामेंटल की थ्योरी क्लासेस उनको प्रोवाइड अभी कर रहा हूँ ऑनलाइन। आप उस वीडियो को देखना, 9-10 लेक्चर है, उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करा दूंगा। बिहार बोर्ड के जितने बच्चे हैं उनका भी अगर बच्चा होगा फंडामेंटल, तो स्टार्टिंग के 10-12 लेक्चर्स थ्योरी कवर करा रखे हैं, वो थ्योरी वीडियो आप स्पीड फास्ट करके 1.5x 2x पर करके जैसे समझ में आए देख लेना बस। तो अकाउंट्स का सिलेबस लगभग खत्म है। बिजनेस स्टडीज में बिहार बोर्ड में हमको लगता है जो पार्ट बी है उसमें चारों चैप्टर नहीं पढ़ने, कुछ एक आध चैप्टर डिलीट है शायद। नहीं नहीं, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, और एक कौन सा चैप्टर है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो ये सब चारों चारों पढ़ने हैं क्या? एसबीपीडी की किताब है? कौन सा चैप्टर? एसबीपीडी की बुक है? उसका इंडेक्स का फोटो हमको जरा खींच के भेजना। बिजनेस बिजनेस में है, तो वो कवर करेंगे हम लोग, उसको कवर करेंगे। सीबीएसई में लेकिन नहीं है, सीबीएसई के बिजनेस स्टडी में एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोई चैप्टर नहीं है, वो मिलता जुलता ही होगा, उसके लिए टेंशन मत लो। सीयूईटी का एग्जाम डेट भी आ गया है, तुम सब कल देखे हो, ये सीबीएसई वालों के लिए राहत की बात है, थोड़ा समय मिल गया। अब बस एक काम और कर दे बस सीबीएसई बोर्ड, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं, वो है डेट शीट पहले थोड़ा बना दे। मतलब एग्जाम 15 फरवरी से शुरू कर ले और 15 मार्च तक खत्म करवा दे। क्यों? हाँ, तो एक महीना समय कम हुआ क्या? होली कब है? 26 से ले जाएगा तो फिर अप्रैल खींच लेगा, अप्रैल फर्स्ट वीक। हाँ, तो वही मतलब अप्रैल शुरुआत वीक, मार्च का लास्ट वीक। डेट शीट जल्दी आने वाला है, चिंता मत करो। सीबीएसई जो थी वो वेट कर रही थी एनटीए का ही। क्या? डेट शीट का अब आ जाएगा, अब एनटीए ने जारी कर दिया ना। सीबीएसई भी एनटीए का वेट कर रही थी कि सीयूईटी का एग्जाम डेट क्या होगा। अब खबर तुरंत आएगी कि डेट शीट क्या होने वाला है। मुझे जहां तक उम्मीद है अप्रैल लास्ट वीक तक, सॉरी मार्च लास्ट वीक तक भी खत्म कर दे तो अच्छा है, वेल एंड गुड है। 1.5 महीना समय, 2 महीना मिल जाएगा अपन लोगों को। हाँ, और बिहार बोर्ड वालों के पास तो समय खैर है ही, फरवरी 15 फरवरी के बाद ही इनका शुरू हो जा रहा है। खैर चलो, लिख लिए जो मैं कंडीशन बोला था लिखने, हो गया ना? चलो, आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, जो लिखना भी नहीं है, नोट्स में तुम्हारे दिया हुआ है। देखो सुनो, पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है?
रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस और एपीसी। सुनो, बस नोट्स बंद कर दो और समझो पहले। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये टॉपिक वीवीआई है, लिख लो वीवीआई, आपसे डेरिवेशन पूछ लेता है। देखो कंडीशन क्या है, एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर है? हेलो, एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर है? 1 के। ये आया कहां से, मैं ये आपको बताने जा रहा हूं, इधर देखो, इसको प्रूफ कर रहा हूं। हेलो, प्रूफ कर रहा हूं। तुम जानते हो y बराबर क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। अच्छा, मैथ में एक चीज तुम पढ़े होगे कि अगर पूरे इक्वेशन को सेम नंबर से गुना किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर से भाग दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे इक्वेशन को देना होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके नीचे लिख देता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई वाई। 10th में पढ़े होगे ना? अच्छा, पूरे इक्वेशन को y से भाग दे दो, y बटा वाई, c बटा वाई, s बाई वाई। y से y कट के 1। अच्छा, 1 बराबर c बाई वाई क्या होता है? एपीसी। और s बाई वाई क्या होता है? एपीएस। हेंस प्रूव्ड एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1। वाह वाह, वाह वाह, एक बार और। हाँ, तो एपीसी बराबर, अच्छा सुनो, एक रिलेशन और है, सुनो, एक रिलेशन तुमको और पढ़ना है। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। नहीं नहीं, तो बस यहां क्या है, डेल्टा वाई बराबर क्या होता है? डेल्टा सी बाई डेल्टा एस, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा वाई। हाँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। डेल्टा वाई से वाई कट गया, 1 बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। किसका फॉर्मूला होता है? एमपीसी का। और डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, हैंस। वाह 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 वाह, क्या बात है। चलो, तो हमने हमने इसी के साथ दोनों ही संबंधों को समझ लिया, कैसे ये आया, इसके लॉजिक को भी हमने जान लिया। और ये बात आपके नोट्स में दोनों रिलेशन लिखे हैं क्या, कि केवल एक है? दोनों हैं। अच्छा सुनो, हेलो, ओ भाई, अब एग्जाम में क्या हो सकता है कि तुमको इनमें से कोई 4-5 चीज तुमसे निकलवा लेगा। अब मान के चलो एपीसी दिया है तो एपीएस नहीं निकल जाएगा? एमपीसी दिया है तो एमपीएस नहीं निकलेगा? एमपीएस दिया है तो एमपीसी नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम मैक्सिमम चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक बार नोट्स देखो भाई, कुछ बचा क्या पूरे नोट्स में? सारी चीजें कवर्ड हैं, एक एक चीज। एक बार चेक कर लो जरा। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन खोलो। हाँ हाँ, अरे करवा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का असाइनमेंट खोलो, एग्रीगेट डिमांड्स और सप्लाई वाला, सबसे पहला खोलो असाइनमेंट। क्या नहीं मिला है? अब नहीं मिला है तो एक ही ऑप्शन है बस, वो ऑप्शन मेरे पास है कि मैं तुमको दे दूंगा।
संजोग से था। हमको हमी से चुरा लो, संजोग से था, किस्मत अच्छी है। क्या? और और ये वाला मिला है, कल दिए थे ना? नहीं आए थे? तो अब सब गुड़िया से मिला लो। अब नहीं है। हाँ भाई, हेलो। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला? कैलकुलेट एपीसी और एपीएस। इनकम दिया है और कंजम्पशन दिया है। तो सुनो, पहले टेबल बना लेना। टेबल बनाओगे कितने कॉलम का? इनकम लिखोगे, कंजम्पशन लिखोगे। एपीसी के लिए तो सी और वाई दोनों है मेरे पास। एपीएस के लिए एस चाहिए, तो एक कॉलम बनेगा किसका? एस का। अगला कॉलम बना लेना एपीसी का, अगला कॉलम बना लेना एपीएस का। लिखने की जरूरत ही नहीं है, टेबल में ही बन जाएगा। अरे तेरी के, अरे तेरी के, बात समझ में आई? ढांचा तैयार करना, ढांचे के अंदर ही सारी वैल्यू को लिख देना, बाहर लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? लिखो होमवर्क। होमवर्क। HW। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो जरा। जब शुरुआत कर ली है तो दो चार क्वेश्चन लगे हाथ निपटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 करो पहले, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हो जाएगा तभी बना के दिखाओ। थक गया है तू? समीर, थक गया है? एक बार टिप टिप बरसा बजाएं क्या फिर से? उसी पर डांस किया था ना? हाँ। अच्छा, हाँ, चुरा के दिल मेरा पर किया था। लेकिन कुतवा काटेगा तो भाग भाग भागे ना बोलोगे? इंग्लिश में बोलोगे। कुत्ता जब पीछे दौड़ेगा कि समीर, कितना भी इंग्लिश गाना सीख ले, कुत्ता जब पीछे भागेगा तो क्या बोलोगे? भाग 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 भाग। फुर। हाँ, रन बोलोगे। हाँ। चलो। हाँ, सबका बनना चाहिए, वरना मैं जाने बिल्कुल नहीं दूंगा सब। 400। हम लिखा देखना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ। कहाँ है? ऐसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ देना है, होमवर्क कॉपी में। तुम्हारा कहाँ है? बना ली, भी बना ली, तो देख के छाप रही उधर से। उतार रही है इधर देख देख के। साक्षी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इसीलिए तो होमवर्क दे रहे हैं ना, पहले समझा देते हैं। एपीसी दिया है, सेविंग दिया है, इनकम पूछता है, बताओ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तुमसे तो होगा नहीं, पहले ही देख के लग रहा होगा भारी है। ठीक है, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा क्वेश्चन नंबर 3। हेलो, जो आसान आसान चीज है, क्वेश्चन नंबर 4 चलो क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, परसों की क्लास में।
यस, छुट्टी हो रही है, लेकिन परसों से क्लास इसी वक्त पे चलेगी और लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है, सारा कुछ रिवाइज कर लेना आप। हेलो, परसों की क्लास में ना मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दूंगा एक ही क्लास में, खत्म चैप्टर, टाटा बाय बाय। यस सु, और सुनो परसों की क्लास, हेलो, सोमवार की क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, मैक्सिमम चीज छूट जाएगा उसका, पूरा न्यूमेरिकल में कवर करा दूंगा सोमवार के दिन, कुछ भी नहीं बचेगा।